ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरी साथी रिपोर्टर तनिष्का और बिहार से स्वतंत्र पत्रकार विष्णु नारायण। आप दोनों का पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो तनिष्का हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लौटी है। आप सब जानते होंगे कि मिर्ज़ापुर के पत्रकार पवन जायसवाल का बीते दिनों निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। पवन जायसवाल चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2019 में वहाँ के एक सरकारी स्कूल से रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चों को मिड डे मील में नमक और रोटी दी जा रही है, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। हालांकि बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उन्हें काफ़ी परेशान किया गया। उसके बाद उन्हें कैंसर हुआ और अब उनका निधन हो गया। तनिष्का ने ये जानने की कोशिश की है कि जो स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं, जिनके जरिए ज़मीनी हकीकत दिल्ली तक पहुंचती है, उनका जीवन कैसा होता है, उनको क्या मेहनताना मिलता है और किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। तो तनिष्का से हम इस पर बात करेंगे। विष्णु नारायण ने हाल ही में एक रिपोर्ट की है बीबीसी हिंदी के लिए, जो नालंदा जिले के एक बच्चे की है। बच्चे का नाम सोनू कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे तो उस बच्चे ने उनसे कहा कि हमें पढ़ने का मौका दिलाइए, मेरे पिताजी शराब पीते हैं। चूँकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नालंदा जिला है जो मुख्यमंत्री का खुद का अपना गृह जिला है, और एक बच्चा वहाँ शिक्षा और शराब को लेकर बात कर रहा है। नीतीश कुमार बीते 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और शराबबंदी उनका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। तो उस बच्चे का ये आकर कहना कि हमें पढ़ने का मौका दिलाइए और हमारे पिता शराब पीते हैं, उनकी पूरी 15 साल के शासन पे सवाल खड़ा करता है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं तनिष्का से। पहले तनिष्का, आप जब पवन के यहाँ पहुँची, हालांकि हाल ही में निधन हुआ है तो माहौल ठीक नहीं होगा, वहाँ पे क्या स्थिति है? स्थानीय पत्रकारों ने आपसे क्या बताया? तो माहौल तो ठीक नहीं था क्योंकि उनकी डेथ बहुत रिसेंटली हुई थी और उनको 8 महीने पहले पता चला था कि कैंसर था। और ये 8 महीने में पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपने घर से कुछ चीज़ें बेची थी और क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया था। पवन ने खुद क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया था और उनके जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने भी काफ़ी उनकी मदद की थी और कोई पॉलिटिशियंस ने भी मदद की थी, बट जब तक सारे पैसे आए तब तक बहुत लेट हो गया था। तो 18 to 19 लाख रुपीज़ इसमें ही चले गए थे और उनका इनकम जो था वो फिक्स नहीं था, बिकॉज जर्नलिस्ट इन रूरल टाउन्स लाइक मिर्ज़ापुर, दे डोंट अर्न अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज दैट दे कवर, सो देर इज़ नो फिक्स्ड इनकम. He would get sometimes 1,500 to 1,000 rupees for a report, but that was not the everyday sort of situation. So he could not rely on his income as a journalist for money. He had another shop where he would get a little money, but that shop also just lasted a few years and he had to close it down after the whole namak roti incident. So there is no fixed income over there. So when situations like this happen, when there is a medical emergency or you need money for things like this, there is no savings. You can't save a penny for a rainy day, because that the money that you get is barely enough to make ends meet. So it's very unsustainable, the financial situation of journalists like Pawan. And Pawan situation, उनको crowdfunding से थोड़े पैसे आए and word of mouth social media से काफ़ी spread हुआ, क्योंकि people knew about him. 2019 के story के बाद उनको काफ़ी स्पेशली FIR जो हुआ उनके अगेंस्ट, उससे काफ़ी लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए it was little easy for him to get money. Not easy, but easier compared to other journalists, because many journalists like Pawan live and die without anyone even knowing. They don't sometimes get enough money to pay for their treatment, and we never hear of these stories because they are just not important enough for us as consumers, unfortunately. So this whole cycle gets repeated and we miss out on it. तनिष्का, जो आपका वीडियो है उसमें उनकी मम्मी कहती है, मिर्ज़ापुर में भोजपुरी बोली जाती है और मेरी भी ज़बान भोजपुरी है, कि उनका बहुत हौसला रहे, लेकिन वो कहत लें कि जब ज़रूरत पड़ी तो लोग काम आई, लेकिन हौसला टूट गई। मतलब बहुत ऐसा लगता था कि उनकी लोग मदद करेंगे, लेकिन मदद हुई, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बच पाया। तो हम आपसे इस पे आगे बातचीत करेंगे। विष्णु जी, सोनू को जब मैं सुन रहा था तो उम्र बेहद कम है और कॉन्फिडेंस, मतलब वो जब तेज प्रताप यादव को कहते हैं कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, तो कल मैंने किसी का पोस्ट पढ़ा कि एक फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी कहते हैं कि हम आपके अंडर में काम नहीं करते, हम आपके साथ काम करते हैं। तो वो एक 6 साल का लड़का, 6-7 साल का लड़का इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। आप मिले हैं, आपका वीडियो मैं देख रहा था, तो आपका पहला सवाल था कि क्या, मतलब जो एडिट हुआ कि क्या बनोगे,
तो IAS अलग अलग करके तीनों को बोलता है। थोड़ा सोनू के बारे में बताइए, फिर उसके आगे हम बातचीत करेंगे। तो बसंत, दरअसल जिस बच्चे की उम्र कई लोग 5-7 साल समझ रहे हैं, वो उसने जो बताया है अपनी ओर से, वो 11 साल का है। 5वीं क्लास में पढ़ता है। और 5वीं क्लास में ना सिर्फ पढ़ता है, बल्कि इतनी छोटी उम्र में अपने गांव के और आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ाता भी है। और पढ़ाने से जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली जो गांव देहात में जो एक पूरी परिपाटी है, मतलब अगर आप कोचिंग पढ़ते भी हैं या ट्यूशन पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो बहुत आसानी से आपको वो मेहनताना न मिलता है, ना आप देते हैं। तो एक ये पूरी प्रक्रिया है। और उस जो थोड़ी बहुत उसकी कमाई होती है, उससे वो अपने छोटे भाई को, छोटा भाई भी एक आध बार हो सकता है झटके से विजुअल में दिखा होगा, तो वो छोटे भाई को पढ़ाता है। वो उस सरकारी स्कूल में नहीं आना जाना चाहता जो उसके गांव घर में एक तरीके से गांव का सरकारी स्कूल है या प्राथमिक स्कूल है, जहां के भी आपको उस पूरे वीडियो में झटके से थोड़े विजुअल दिखे होंगे। 2 कमरे का एक छोटा सा स्कूल है, ना कायदे का कोई टॉयलेट है, ना बाकी सारी विधि व्यवस्थाएं हैं। मास्टर साहब के लिए कुर्सी तो लगी हुई है ब्लैक बोर्ड के नाम पर, पीछे एक आपको कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा, मगर सारे बच्चे जो कहते हैं कि सेंट बोरिस, बिहार में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कहाँ पढ़ाई करते हो भाई, तो सेंट बोरिस में, मतलब बोरा लेकर के आप अपना जाते हैं और बैठ करके वहां पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है उस स्कूल की। तो वो उस बच्चे का गुहार यही था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि उसके गार्जियन जो हैं उसे पढ़ाना नहीं चाहते, तो उन वो मदद करें। और ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा तो है ही, उसको उस ग्राम पंचायत के मुखिया साथ ले गए हैं। वो शुरुआत के विजुअल्स में दिखाई भी पड़ते हैं साथ ही साथ। जब हम उस गांव में गए तो पता चला कि ये मुखिया जी हैं, और मुखिया जी उसको अपने तरीके से बढ़ाने की और की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी जो पूरा कार्यक्रम था, जिसमें उनका गांव है मुख्यमंत्री का, कल्याण बिघा, वहां जब वो आए थे तो उससे पहले भी एक बार संवाद यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री आए थे, तो वहां भी उसने कोशिश की थी सोनू ने कि वो उनसे मिले। मगर आप समझते हैं कि कितनी सिक्योरिटी होती है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, और उसके अलावा कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए वहां पर जाना और अपनी बात कहना। तो इसमें जो एक विशेष बात कह दी है, जिसको लेकर के चारों तरफ जो है बातचीत होने लगी है, कि मुख्यमंत्री के सामने उसने ये बात कह दी है कि उसके पिताजी जो है शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, इस वजह से जो है उसके घर का गुजारा नहीं चलता, और वो पढ़ना चाहता है। वहां नवोदय स्कूल के भी अगले दिन, जिस दिन मैं गया था तो उस दिन नवोदय स्कूल के पढ़े लिखे और IITs में पढ़ रहे कुछ जो है छात्र नौजवान पहुंचे थे। वो चाहते थे कि नवोदय में पढ़े सोनू, या फिर वो खुद चाहता है कि वो सैनिक स्कूल में पढ़े। जैसा कि आपने बताया कि वो IAS बनना चाहता है, और उसने ये बात हर जगह जाहिराना तौर पर कही भी है कि वो जो है IAS बनना चाहता है। मैंने उससे फुल फॉर्म भी पूछा कि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है सोनू कि IAS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो उसने बताया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और मैं जिस दौरान बातचीत कर रहा था उसी दौरान वो तेज प्रताप यादव, जो कि हसनपुर के विधायक हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे, उनका भी फोन आया। उनके कुछ लोग वहां मौके पर पहुंचे और अपने तरीके से सभी सोनू को होल्ड में लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो हम मीडिया कर्मी भी हैं कि हम मीडिया कर्मी अपने लिहाज से, अपनी स्टोरी के लिहाज से उससे बातचीत करना चाहते हैं। वो तमाम राजनेता भी हैं, भले ही वो सत्ता में, सरकार में शामिल हैं, मगर आप देखा कि कैसे सुशील मोदी पहुंचे और अभी वो कह रहे हैं कि उनका सारा खर्चा बर्चा उठाएंगे, उसे सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे। कैसे कोई सैनिक स्कूल में किसी को दाखिला दिलवा सकता है? मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए समझता हूँ कि वहां कोई किसी को यूं ही दाखिला नहीं दिलवा सकता। आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, आप एंट्रेंस में सफल होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, से लेकर के सारी चीजें होंगी, तब जाकर के कोई सैनिक स्कूल पहुंचता है। सोनू के तेज होने में और मेधावी होने में फर्क है। मैं फिर इस बात को फिर से एम्फेसाइज करके कह रहा हूं कि जो आदमी अपनी बात कहने में बहुत तत्पर है और बहुत अच्छे तरीके से बात रख पा रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो मेधावी छात्र भी हो। मैं इससे सोनू को खारिज करने की बिल्कुल मेरी कोई मंशा नहीं है, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं साथ ही साथ कि अब सोनू का बैकग्राउंड क्या है।
सोनू कैसे एक वैसे घर में रहता है जिस कमरे में घुसते हुए आपको महसूस नहीं होता कि वो कोई घर है। लेफ्ट हैंड साइड में भूसा रखा हुआ है, जो भूसा उसके पिताजी घर गांव में जो उनके एक दो भैंसे हैं उनको खिलाने के लिए जो भूसा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो हम लोग कहते हैं कि जो टीन की चादर होती है जिसको करकट कहते हैं एक तरीके से, उसका छत है। उस समय चूंकि पर्याप्त गर्मी पड़ रही है बिहार से लगायत पूरे हिंदी पट्टी में, और इस समय उस कमरे में रहना जिसमें कायदे से बिजली के लिए एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है और एक पंखा जो कि सीलिंग फैन भी नहीं लग सकता क्योंकि छत है नहीं, तो एक पंखा जो जिसको हम लोग फर्राटा कहते हैं वो पंखा है उसके घर में। विष्णु भैया, हम आपको रोकेंगे क्योंकि वीडियो में अब आपको इतना ही मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर जाएं और हमारे पूरी बातचीत को सुनें। साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।